बायोलॉजी क्लास 11 के चैप्टर 1 की वीडियो 1 में हमने फर्स्ट टॉपिक के बारे में बात की थी। यानी जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, और थोड़ा सा हमने टॉपिक 2 टेक्सोनॉमी के बारे में भी पढ़ा था। उसमें यहाँ हमने स्टडी किया था कि टेक्सोनॉमी क्या है और उसमें कौन से प्रोसेसेस होते हैं टेक्सोनॉमी के अंदर में, और ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के क्या क्या बेसिस होते हैं, और थोड़ा सा हमने सिस्टमैटिक्स के बारे में भी जाना था। आइए चलिए टेक्सोनॉमी टॉपिक के अगले भाग के बारे में हम जानते हैं। तो हम टेक्सोनॉमी टॉपिक 2 के आगे वाले पार्ट के बारे में बात करते हैं। मैं हूं सविता चौधरी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जो कि बायोलॉजिकल साइंसेस से रिलेटेड है, बायोलॉजी बाय सावी। सो यहाँ हम बात करते हैं टेक्सोनॉमी के बारे में। हमने थोड़ा सा पढ़ा पहले। तो टेक्सोनॉमी की कुछ कैटेगरीज होती हैं। हमने अभी बात की कि टेक्सोनॉमी में हम नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो क्लासिफिकेशन कुछ कैटेगरीज बनाई गई है टेक्सोनॉमी की, जिनमें हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करके रखते हैं। तो कौन सी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं? सबसे पहले आता है हमारा किंगडम। फर्स्ट वन इज किंगडम, देन फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो बेसिक यूनिट है और जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, लोएस्ट यूनिट है, उसको हम स्पीशीज बोलते हैं। और इस हायरार्की की ये जो कैटेगरीज हैं, इसमें सबसे बड़ी जो यूनिट है, हाईएस्ट कैटेगरी, इसको हम किंगडम बोलते हैं। तो अ, सबसे पहले किंगडम आता है, देन फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ठीक है। तो इस तरीके से हम एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं इन दीज 7 कैटेगरीज। तो आपको ये 7 कैटेगरीज याद होनी चाहिए और एग्जाम्स में यूजुअली पूछ लिया जाता है। तो इसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जो कि हमारे टीचर्स ने हमारे टाइम पे हमें बताई थी। ठीक है, बहुत इजी ट्रिक है और इस ट्रिक को आप कभी भी भूलने वाले नहीं है। किंगडम को आप याद रखेंगे कीप से। कीप pot clean, otherwise family get sick. Okay, keep pot clean, otherwise family get sick. तो keep में K for kingdom, pot में P for phylum, C for class, O for order, F for family, G for genus and S for species। तो इस तरीके से आप जो इसका अरेंजमेंट है 7 कैटेगरीज का, तो इसको आप बहुत इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक आप याद कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा हुआ है, ये नोट बताता है कि हायर द कैटेगरी लेसर विल बी द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। यानी जितनी हाई कैटेगरी होगी उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे उनके अंदर उतने ही सिमिलर कैरेक्टर्स कम होंगे। यानी एक किंगडम के अंदर में जैसे किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमल, तो आप देख सकते हो एक प्लांट और एक एनिमल किंगडम में इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज बहुत कम है। वहीं अगर हम एक जीनस पे चले जाएं, ठीक है, तो एक जीनस में पाए जाने वाले 2 ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलैरिटीज ज्यादा होंगी, और एक किंगडम में पाए जाने वाले 2 ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलैरिटीज बहुत कम होंगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे जैसे हम नीचे से स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, मूव करेंगे, वैसे वैसे ही सिमिलैरिटीज कम होती जाएंगी, और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे वाइसी वर्सा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ती जाएंगी। ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट है, ये जो फ्रेमवर्क दिया गया है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का, इसको हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। ये टर्म भी कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। सो व्हाट इज टेक्सोनॉमिक हायरार्की? इट इज द फ्रेमवर्क इन विच टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर अरेंज्ड। ये वो फ्रेमवर्क है जिसमें टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को अरेंज किया जाता है। ओके, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इस टॉपिक के अगले पार्ट की तरफ। अब बात करते हैं हम टेक्सोनॉमिक एड्स की। सो टेक्सोनॉमिक एड्स क्या होते हैं? वो सभी चीजें जिनकी मदद से हम टेक्सोनॉमी की स्टडी करते हैं, वो टेक्सोनॉमिक एड्स होते हैं। जैसे कि
टेक्सोनॉमिक एड्स जो है 3 टाइप के हो सकते हैं, लाइव स्पेसिमेंस, प्रिजर्व स्पेसिमेंस और रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो टेक्सोनॉमी की जो स्टडी के वेज होते हैं वो 3 तरीके के हो सकते हैं। टेक्सोनॉमिक एड लाइव स्पेसिमेन यानी वो जगह है जहाँ पे लाइव चीज़ों को रखा जाता है। ठीक है, जहाँ पे लाइव प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट्स वगैरह को रखा जाता है। तो लाइव स्पेसिमेंस में 2 टाइप के हो सकते हैं, फर्स्ट इज बोटानिकल गार्डन्स एंड सेकंड इज जूलॉजिकल पार्क। सो बोटानिकल गार्डन्स वो जगह होती है जहाँ पे लाइव प्लांट्स को रखा जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे हावड़ा कोलकाता में इंडियन बोटानिकल गार्डन है विच इज वेरी फेमस, और यू कैन से वन ऑफ द लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन्स ऑफ इंडिया। एंड एक फॉरेन का यहाँ पे एग्जांपल है क्यू बोटानिकल गार्डन विच इज लोकेटेड इन इंग्लैंड। ओके, सो बोटानिकल गार्डन में बेसिकली लाइव प्लांट्स को रखा जाता है स्टडी एंड रेफरेंस के लिए। दूसरा जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क्स वो जगह होती है जहाँ पे लाइव एनिमल्स को रखा जाता है प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर में, अंदर ह्यूमन केयर के अंडर में। ओके, तो जूलॉजिकल पार्क इसका दूसरा एग्जांपल हो गया। तो ये 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पे लाइव स्पेसिमेंस को रखा जाता है। फिर आते हैं प्रिजर्व फॉर्म में, वो जगह है जहाँ पे स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करके रखा जाता है इन सम केमिकल्स और इनको ड्राई करके। देयर आर सो मेनी मेथड्स जिनसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग तरीके की उनको ट्रीटमेंट दी जाती है ताकि उनको हम प्रिजर्व कर सकें। प्रिजर्व स्पेसिमेंट्स में सबसे पहले आते हैं हमारे हर्बेरियम्स। हर्बेरियम्स में बेसिकली प्लांट्स को कलेक्ट किया जाता है, उनको ड्राई करके, प्रेस करके, यानी एक बुक्स के अंदर हैवी वजन के अंदर उनको प्रेस करके रखा जाता है और उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है ड्राइंग, प्रेसिंग एंड प्रिजर्विंग। ठीक है, इस प्रोसेस के थ्रू हर्बेरियम को बनाया जाता है। प्लांट्स को हर्बेरियम शीट्स होती हैं, जैसे हमारी एक A4 शीट है, इसके ऊपर एक प्लांट को ड्राई करके, प्रेस और प्रिजर्व करके उसको यहाँ पे लगा दिया जाता है, तो इन्हें हर्बेरियम्स कहते हैं। देन कम्स टू म्यूजियम। म्यूजियम वो जगह है जहाँ पे बेसिकली एनिमल्स को या इंसेक्ट्स को, प्लांट्स प्लांट्स भी हो सकते हैं म्यूजियम में, लेकिन बेसिकली यहाँ पे एनिमल्स की बात की गई है। म्यूजियम में कलेक्शन ऑफ ड्राई स्पेसिमेंस इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस, यानी इन म्यूजियम्स वी कलेक्ट स्पेसिमेंस और उन स्पेसिमेंस को बेसिकली प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस के अंदर अंडर में रखा जाता है। इसमें स्केलेटन्स को भी रखा जाता है, या फिर बर्ड्स और मैमल्स हैं, जैसे बर्ड्स को और मैमल्स को स्टफिंग करके उनके अंदर कॉटन की स्टफिंग करके उनको रखा जाता है, और बहुत सारे इंसेक्ट्स को लिक्विड के अंदर प्रिजर्व करके रखा जाता है। थर्ड है हमारा रिकॉर्डेड फॉर्म में। तो टेक्सोनॉमिक एड थर्ड फॉर्म का क्या है, रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन, रिकॉर्डेड फॉर्म में रखना। तो इसमें आते हैं कीज, मोनोग्राफ्स, मैनुअल्स, फ्लोरा एंड कैटलॉग्स। ठीक है, तो कीज और मोनोग्राफ ये सब बेसिकली ऐसी चीजें हैं जो कि रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन के लिए। जैसे मोनोग्राफ्स में क्या किया जाता है, सेम फैमिली और जीनस के अगर हमें किसी को पता करना है तो हम मोनोग्राफ्स की हेल्प से उसको पता कर सकते हैं किसी फैमिली के या जीनस के बारे में, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, कौन से जीनस से बिलोंग करता है। एंड फ्लोरा, फ्लोरा एक एरिया के प्लांट्स को कहा जाता है। 2 टर्म होते हैं, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा मतलब किसी जगह के प्लांट्स को हम फ्लोरा कहते हैं, और फोना होता है किसी जगह के एनिमल्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये टेक्सोनॉमिक एड्स वहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब हम बात करते हैं साइंटिफिक नेमिंग की। हमने इस चैप्टर में बेसिकली देखा था कि साइंटिफिक नेमिंग जो है, ऑर्गेनिज्म की नेमिंग की जाती है और ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया जाता है ताकि थ्रू आउट वर्ल्ड उसको एक ही नाम से जाना जा सके। तो इसको हम साइंटिफिक नेमिंग बोलते हैं, और नॉमेनक्लेचर इस प्रोसेस को कहा जाता है। तो नॉमेनक्लेचर, सबसे पहले जो नॉमेनक्लेचर दिया था वो था बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, और ये बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर देने वाले साइंटिस्ट थे कैरोलस लीनियस। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है नीट वगैरह में, और स्कूल एग्जाम्स में भी काफ़ी पूछा जाता है कि बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था। तो आपको पता होना चाहिए, ये दिया था कैरोलस लीनियस ने।
जब भी किसी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग की जाती है तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं, उसको जो नाम दिया जाता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, इसीलिए इसका नाम बायोनोमियल, बाय मीन्स टू। ठीक है, तो यहाँ जो दो पार्ट्स होते हैं उसमें फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है नेम ऑफ द जीनस, जिसको हम जेनेरिक नेम कहते हैं। और जो दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट, उसको नेम ऑफ स्पीशीज या फिर स्पेसिफिक एपिथेट कहा जाता है। यानी दो पार्ट्स हैं, एक नाम के दो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट जेनेरिक नेम और दूसरा पार्ट स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे हम मैंगो का अगर एग्जांपल लें तो मैंगो के केस में मैंगो का साइंटिफिक नेम है मेंजीफेरा इंडिका। यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है मेंजीफेरा वो उसका जेनेरिक नेम है, और जो सेकंड लेटर है यहाँ पे, जो सेकंड वर्ड है, ये है स्पेसिफिक एपिथेट या उसकी स्पीशीज का नाम। ठीक है, तो यानी जीनस हो गया इसका, जीनस हो गया मेंजीफेरा और स्पीशीज हो गई इंडिका। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो साइंटिफिक नेम बायनोमियल नेम लिखा जाता है, इसको लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। ये लैटिन में होता है, लेकिन इटैलिक्स में ये लिखा जाता है। जब इसको टाइपिंग की जाती है इसकी, तो इटैलिक्स में की जाती है कंप्यूटर के अंदर। और जब भी हम ये नाम लिखते हैं तो हमें यहाँ हमेशा ध्यान रखना है ये चीज कि जो जीनस नेम आएगा उसमें फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा, और स्पीशीज के अंदर फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा स्मॉल में लिखा जाएगा। जैसे मैंजीफेरा का एम कैपिटल रहेगा और इंडिका का आई स्मॉल रहेगा। ठीक है, प्लस एक और जो बात यहाँ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी हम इन्हें हैंड रिटन लिखेंगे, हाथ से लिखेंगे, इनको कॉपी पे किसी चीज पे हाथ से जब भी इनको लिखा जाता है तो इनको सेपरेटली आप अंडरलाइन जरूर करेंगे। जब इनकी टाइपिंग की जाती है कंप्यूटर में तब इनको अंडरलाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बट जब हम इनको हैंड रिटन करते हैं तो उस टाइम पे इनको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। इसके बाद जो ये बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर है, इस नोमेनक्लेचर के लिए इंटरनेशनली दो गाइडलाइंस या प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। कुछ गाइडलाइंस हैं जिनके बेसिस पे साइंटिफिक नेमिंग की जाती है आज के टाइम पे, तो इन्हें हम गाइडलाइंस या प्रिंसिपल्स ऑफ नोमेनक्लेचर कहते हैं। प्लांट्स के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं, प्लांट्स के लिए ये जो गाइडलाइन दी जाती है ये दी जाती है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर के द्वारा, जिसको हम शॉर्ट में आईसीबीएन कहते हैं। और प्लांट्स के लिए जब नेमिंग की जाती है तो वो दिया जाता, सॉरी, एनिमल्स की जब नेमिंग की जाती है तो वो गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर यानी आईसीजेडएन के द्वारा। ठीक है, तो ये जो दो गाइडलाइन प्रोवाइड करने वाली जो ये संस्थाएं हैं आईसीबीएन, आईसीजेडएन, इनकी बहुत बार फुल फॉर्म पूछी जाती है। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है प्लांट्स के लिए कौन देता है और एनिमल्स के लिए गाइडलाइन कौन देता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे दो बातों को। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इसमें आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आपको इस चैप्टर में कुछ और जानना है तो उसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं, और आपको ये चैप्टर समझ आया या नहीं आया उसके बारे में भी आप मुझे फीडबैक नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं। थैंक यू सो